नमस्कार, मैं रविश कुमार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस नहीं जा सके। पहले उनके काफिले को रोका गया तो दोनों ने पैदल 168 किलोमीटर चलकर हाथरस जाने का फैसला किया। राहुल और प्रियंका पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते थे। जब कानून व्यवस्था पर नियंत्रण का इतना दावा हो, तब भी ऐसे हालात क्यों हैं कि विपक्ष के नेता हाथरस नहीं जा सके। शुरू से ही लग रहा था कि 158 किलोमीटर का मार्च पूरा नहीं होगा। राहुल और प्रियंका के पैदल चलते ही विपक्ष कहां है के नाम पर विपक्ष को नहीं दिखाने वाला मीडिया दिखाने लगा। थोड़ी ही देर में पुलिस बीच बीच में रोकने लगी। मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था और ऐसा भी नहीं था कि पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों पर आ गया हो। पहले प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर चली गई पुलिस, फिर बाद में राहुल गांधी को भी। राहुल गांधी के साथ पुलिस की काफी कहासुनी हुई, लेकिन यहां जो हुआ वो शर्मनाक था। पुलिस ने धक्का दिया या राहुल ने संतुलन खो दिया, दूर से बताना मुश्किल है, मगर विपक्ष के नेता को इस तरह जमीन पर गिरते देखना असहज करता है। संतुलन राहुल ने नहीं खोया होगा, सरकार ने खो दिया। एक पदयात्रा रोकने की उसकी जिद यहां तक ले आई है। सत्ता का अहंकार बड़ा होता है, उसकी दलीलों को सही बताने वाले 100,000 होंगे, विपक्ष अकेला होता है, इसलिए जमीन पर गिरा दिया जाता है या गिर जाता है। जो भी सही हो, अभी तक इस मामले में विपक्ष नहीं था, इसलिए मीडिया का मैच नहीं हो पा रहा था। अब मैच शुरू होगा। राजस्थान में बलात्कार हुआ है तो क्यों नहीं गए राहुल? यूपी में बलात्कार हुआ तो क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? यह सवाल गायब कर दिया जाएगा कि एक विपक्ष के नेता को हाथरस क्यों नहीं जाने दिया गया। इस मार्च में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा अजय कुमार लल्लू, सुष्मिता देव, राजीव शुक्ला, रणदीप सुरजेवाला, जितेंद्र प्रसाद, पीएल पूनिया शामिल थे। राहुल और प्रियंका दिल्ली लौट आए, हाथरस नहीं जा सके। सर आपसे निवेदन है सर, अकेला जा रहा हूं, कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो बुद्धा सर्किट है उसके गेस्ट हाउस में रखा गया है। फिलहाल पुलिस ने उनको वहां पर रखा है और जब राहुल गांधी अंडरटेकिंग एक दे देंगे कि वो अब हाथरस नहीं जाएंगे, तब उनको गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस है वो रिहा करेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद में अजय कुमार लल्लू यहाँ पर जो है वो धरने पर बैठ गए थे और उनको भी अभी चूंकि पीएससी काफी भारी तादाद में यहाँ पर आई है तो उसने यहाँ से अब हटा दिया है। लल्लू जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कहाँ पर ले जा रही है पुलिस? ये सरकार जेल ले जाना चाहती है। जेल से थोड़े डरने वाले हैं। एक बार नहीं, 1 लाख 1000 बार जेल ले जाए। परिणाम जो भी हो, उस बेटी के न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ाई जारी रखेगी, कुछ भी हो जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी को जेल ले गया, प्रियंका जी को जेल ले गए, लाठी चलाए, कार्यकर्ता घायल है, चोट लगी है,
फिर भी हम डरने वाली नहीं, उस बेटी के न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अब यमुना एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है और ये 3-4 बसें यहाँ पर पुलिस ने लगवाई हैं और उसी में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको ले जा रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने विरोध किया उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है, कई सारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं और बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज सुबह से जो एक राजनीतिक जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पर, उसका पटक्षेप अब शाम के तकरीबन 4:30 बजे होने जा रहा है। और तमाम बहसों और दलीलों के बीच क्या ये तस्वीर आसानी से गायब की जा सकती है? अमृता धवन हैं, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। ये तस्वीर बता रही है कि क्या हुआ। जब हम लाठी से नहीं उनके डरे तो उसके बाद उन्होंने कपड़े पकड़ के सबके खींचे, मेरे भी कपड़े उन लोगों ने हाथ लगाए और जिस तरीके से छीना झपटी करके हमको पीछे करने की कोशिश की। अरे अगर आपको हमें धक्का देना भी है तो हमारे शरीर से हमको पकड़ो ना। तो राहुल और प्रियंका हिरासत में ले लिए गए। ये पहली बार नहीं था जब राहुल और प्रियंका को यूपी जाने से रोका गया। 27 मई 2017 को राहुल गांधी को सहारनपुर जाने से रोका गया था। राहुल शब्बीरपुर गांव नहीं जा सके थे जहां दलितों के साथ हिंसा हुई थी। पिछले साल 24 दिसंबर 2019 को यूपी पुलिस ने प्रियंका और राहुल गांधी को मेरठ शहर में जाने से रोक दिया था। दोनों को पुलिस की गोली से मारे गए लोगों के परिजनों से नहीं मिलने दिया गया। 24 अगस्त 2019 को राहुल गांधी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर गए थे, तब उन्हें श्रीनगर से ही लौटा दिया गया एयरपोर्ट से। So if everything is normal, then why are we not allowed out? राहुल गांधी, शरद यादव, सीताराम येचुरी, आनंद शर्मा, दिनेश त्रिवेदी, डी राजा, माजिद मेनन और मनोज झा समेत कई नेता श्रीनगर गए थे। धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां के हालात का जायजा लेना चाहते थे। विपक्ष के भारतीय नेताओं को लौटा दिया गया और दूसरे देश के सांसदों का दौरा कराया गया था। आप भूल गए होंगे, लेकिन आप इंटरनेट सर्च करें कि जब विपक्ष के नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से लौटाया गया तो अखबारों ने इस खबर को कैसे किनारे लगा दिया और चैनलों ने कितनी जगह दी थी। सिर्फ ऊब का सवाल नहीं है कि विपक्ष सड़क पर नहीं है तो गर्मी नहीं है। सवाल है कि विपक्ष होना कितना मुश्किल होता जा रहा है। 2012 में क्या निर्भया का सवाल विपक्ष का इंतजार कर रहा था? उस समय यह पहले जनता का सवाल बना। लड़कियों ने अपना सवाल बना लिया, बाद में विपक्ष ने अपनी रोटियां सेकी थी। हाथरस के मामले में मूल सवाल यह नहीं कि विपक्ष कहां है, मूल सवाल यह है कि परिवार की सहमति के बिना, पिता के बिना बेटी के शव को कैसे जला दिया गया। कई लोग कह रहे हैं कि हिंदू परंपरा के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है और जब परिवार के लोग शामिल नहीं हुए तो यह संस्कार नहीं कहा जाएगा, जलाना कहा जाना चाहिए। क्या इस सवाल को अब सीधे पूछने की हिम्मत नहीं रही? इसलिए पत्रकारों और संपादकों को अब विपक्ष चाहिए। रात अंधेरे एक लड़की का शव इस तरह जला दिया गया, इस सवाल का जवाब सारे जवाबों से अलग आना चाहिए। यह जवाब काफी नहीं कि कानून व्यवस्था के नाम पर जलाया गया। प्रशासन ने जो सफाई दी उसकी कई बातें झूठी साबित हुई। वह जिद की तरह कहे जा रहा है कि पिता की रजामंदी थी। क्या पिता ने यह कहा कि मेरे बिना मेरी बेटी का शव जला दो? क्या यह लड़की अपराधी थी? उसके शव को तब भी जलाया गया जब परिवार के लोगों ने खुद को बंद कर लिया कि पुलिस उन्हें जबरदस्ती वहां ना ले जाए और कहा कि सुबह ही अंतिम संस्कार करेंगे। तब भी जब मां एम्बुलेंस के आगे गिरकर सर पटक कर रोती रही, वो अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख सकी। तो मूल प्रश्न यह नहीं है कि विपक्ष कहां है, और यह प्रश्न इसलिए नहीं लाया जाता कि बहस को लोकतांत्रिक बनाया जाना है, विपक्ष के सवालों को गंभीरता से जगह दी जाए, बल्कि इसलिए लाया जाता है कि सरकार से सवाल हटाकर विपक्ष को नकारा साबित करने का पंचिंग गेम शुरू हो सके। क्या वाकई हाथरस के मामले में विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा था?
हमने तमाम विपक्षी नेताओं के ट्वीट को लेकर एक डैशबोर्ड बनाया है ताकि आप देख सकें कि हाथरस की घटनाओं पर विपक्ष खामोश नहीं था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस से पहले की घटनाओं को लेकर लगातार ट्वीट करते रहे थे। तेजस्वी यादव, कपिल सिब्बल, अखिलेश यादव, मायावती के भी ट्वीट दिखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह ट्वीट भी है कि हाथरस की पीड़िता का पहले कुछ वहशियों ने बलात्कार किया, कल पूरे सिस्टम ने बलात्कार किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है, ट्वीट किया है कि हाथरस की बर्बर और शर्मनाक घटना पर टिप्पणी के लिए कोई शब्द नहीं है। परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है। ज्यादा शर्मनाक है परिवार की मौजूदगी के बिना जबरन अंतिम संस्कार करना। यही नहीं, कल इस मसले पर कांग्रेस की सुष्मिता देव, सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उदित राज भी शामिल थे। 30 सितंबर की बात है। आपको यह सवाल करना चाहिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर कितनी जगह छपी है, कितने चैनलों पर इसे लाइव दिखाया गया या बाद में प्रमुखता से दिखाया गया। अगर वहां उसी परिवार को और हाथरस की बेटी को न्याय देना है, उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि अजय बिष्ट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए। इससे कम या इसको प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, हम आज इस मंच से कहना चाहते हैं कि किसी तरह का न्याय हाथरस की बेटी के साथ नहीं होगा। उन्होंने एसआईटी का गठन किया, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया। मैं अजय बिष्ट जी से पूछना चाहती हूं, क्या इस एसआईटी के पास वो पावर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया जाए उस एसआईटी में? आज अपराधियों का अरेस्ट हुआ, पर मुख्यमंत्री को एसआईटी के सामने जवाब देना चाहिए कि जिस बच्ची का इस तरह से बलात्कार हुआ, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, आपने उस बच्ची को पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रखा, आपने उसको फिर अलीगढ़ के एक अस्पताल पे रखा, 8 दिन एक नॉर्मल वार्ड पे रखा, और सफदरजंग हॉस्पिटल में आपने तब पहुंचाया जब शायद उसका अंतिम वक्त आ चुका था। इसका दायित्व कौन लेगा? विपक्ष कहां है? यह बेहद चालाकी भरा प्रश्न है ताकि चैनल आपको यह बता सकें कि हम इसलिए चुप हैं कि विपक्ष सवाल नहीं कर रहा है। सवाल करता है तो कहा जाता है कि सड़क पर नहीं उतर रहा है, सड़क पर उतरता है तो कहा जाता है कि शांति भंग कर रहा है या नौटंकी कर रहा है। इस पैटर्न को आप समझ लें। संस्थागत रूप से विपक्ष को जनता के दिमाग और उसकी नजरों से गायब किया जा रहा है ताकि आपको और कमजोर बनाया जा सके। विपक्ष तो आप भी हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कफील खान का उदाहरण याद रखिएगा। विपक्ष कहां है का सवाल करने वाले संपादकों या विद्वानों से आप एक सवाल कीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर कफील खान पर अवैध रूप से रासुका लगा दी गई। उसके बाद कितने लोगों ने इस बात को लेकर सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री से पूछा कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ भाषण देने के लिए किसी को 6 महीने जेल होगी और अवैध रूप से रासुका लगाई जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बेशक यह आलोचना हो सकती है कि क्या ट्वीट करना ही विपक्ष की राजनीति है, लेकिन यह भी अजीब सवाल है, अधूरा सा। नेताओं के ट्वीट से ही न्यूज चैनलों के सुबह की बुलेटिन भरती है। कई ब्यूरो चीफ और राजनीतिक संपादक उसे रीट्वीट कर अपना डेली रिपोर्ट भरते हैं। नेताओं के ट्वीट से शाम को चैनलों पर डिबेट का 1 घंटा भर जाता है, वरना खबर ना हो उनके पास। और जब विपक्ष ट्वीट करता है तो सवाल होता है कि सड़क पर नहीं है, नेता एसी के कमरे में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। अब कितने लोग मायावती के इस बयान को प्रमुखता से दिखाएंगे? तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि यूपी गवर्नमेंट नहीं जाग रही है। आदित्यनाथ योगी इस लायक नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके। और मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि बेहतर होगा तो आदित्यनाथ योगी को तो जहां उनकी असली जगह है गोरखपुर में मठ में वहां बैठा दें, और यदि उनको गोरखपुर का मठ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी ये काम उनको सौंप दे तो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम
जो आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है वो तो रुक जाए। विपक्ष कहां है सवाल करने वाले? चाहे तो प्रधानमंत्री का पुराना ही बयान चला दें जो 2017 के यूपी चुनाव के समय उन्होंने कहा था। आखिर बदला भी क्या है? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। ये बयान हम चला सकते थे मगर चलाने में घबराहट होती है बहुतों को। 2014 से भारत में विपक्ष विरोधी पत्रकारिता का उदय हुआ। इस प्रक्रिया में दो तरह का गोदी मीडिया सामने आया। एक प्रत्यक्ष यानी मुखर गोदी मीडिया जिसने खुलेआम राजनीतिक विपक्ष को गायब कर दिया, उसकी हत्या की और जनता के बीच से सवाल करने वालों को अर्बन नक्सल और गैंग बताया। दूसरा अघोषित गोदी मीडिया जिसने बेहद चालाकी से जनता के विपक्ष और राजनीतिक विपक्ष दोनों को किनारे लगा दिया। विपक्ष सिर्फ कांग्रेस और सपा नहीं है, वो किसान भी है जो सड़क पर है, नौकरियों के लिए आंदोलन करने वाले छात्र भी हैं। क्या इनके वक्त में घोषित और अघोषित गोदी मीडिया ने ढंग से जगह दी? उनके आंदोलन को या तो नजरअंदाज किया गया या कवरेज के नाम पर जल्दी से निपटा दिया गया। ऐसा नहीं था कि 30 सितंबर को विपक्ष खामोश था। उत्तर प्रदेश के स्थानीय चैनलों पर कई जिलों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की खबरें आ रही थीं। दिल्ली का मीडिया जानबूझकर नहीं देखता है ताकि दिखाने से दरबार में दिक्कत ना हो जाए। मेरी बात याद रखिएगा। 30 सितंबर को यूपी में कांग्रेस ने आजमगढ़, भदोही, हाथरस, चंदौली, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सादाबाद सहित कई जगहों पर प्रदर्शन किया। उसके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाईं, पुलिस का सामना किया, हिरासत में लिए गए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू। दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। इनके बारे में कई बार सुनने को मिला है कि किसी घटना के बाद कहीं जाने को तैयार हुए तो उन्हें पहले ही रोक दिया गया, धाराएं लगा दी गईं, जेल भेज दिए गए। आप लल्लू को लेकर कितनी चर्चाएं देखते हैं? आखिर जिस यूपी में कांग्रेस के पास एक कमरे को भरने लायक विधायक नहीं है, उस यूपी में लल्लू को जेल में भर दिया जाता है। और आज भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किए। लखनऊ में ही कांग्रेसी एकत्रित हो गए और 50 से अधिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। प्रियंका गांधी ने तो 30 सितंबर को ही योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की थी। सोनिया गांधी का भी बयान आया था। फिर भी आर्टिकल लिखा जाता है कि विपक्ष कहां है, दिखता नहीं है। इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने एसआईटी को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन के इंतजार था? उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है। क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है?
आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। ये कैसा न्याय है? ये कैसी सरकार है? आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं, देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। विपक्ष दिखता नहीं है या दिखाया नहीं जाता है या आप देखना नहीं चाहते। 2012 में निर्भया आंदोलन के वक्त दिल्ली की जनता ने जंतर मंतर की जगह इंडिया गेट और रायसीना हिल्स को एक नया मैदान बना लिया था। पुलिस के बीच भी जनता मौजूद थी और जनता के बीच पुलिस भी। वो जनता भी तो नहीं है अब, वो कहां गई? पहली बार दिल्ली शहर की लड़कियां सड़कों पर आई थीं, अलग अलग मोहल्लों से बैनर पोस्टर लेकर आई थीं। आज आकर देख लें, उन सभी पर यूएपीए की धाराएं लगा दी जाएंगी या फिर वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, और कोशिश करेंगी तो उनके खिलाफ यही चैनल हो जाएंगे जिनके हवाले से पूछवाया जा रहा है कि विपक्ष कहां है। उन्हें देवांगना, कालिता और नताशा नरवाल की चार्जशीट पढ़नी चाहिए। कोर्ट कह रहा है कि उनके भाषण में कुछ भी भड़काऊ नहीं है। उमर के भाषण को आप खुद सुन लें, कुछ भी भड़काऊ नहीं है, फिर भी दंगों की साजिश में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसलिए निर्भया के नाम पर विपक्ष को दुत्कारने से पहले यह देख लें कि विपक्ष होना कितना असंभव होता जा रहा है। हर बार प्रसून जोशी गीत नहीं लिख सकते, और अब लिख भी देंगे तो 1 घंटे उनको टीवी पर बिठाकर गवाया नहीं जाएगा। अब तो बिल्कुल ही नहीं लिख सकते। इतना आसान नहीं होता है सरकार के सामने गीत लिख देना। जब पत्रकार और गीतकार दरबारी हो जाएं तो फ्लैशबैक में जाना चाहिए। मनमोहन देसाई का सबसे बड़ा योगदान है फ्लैशबैक। विपक्ष को कायदे से खत्म किया गया है। वो दिखे नहीं, दिखे तो दिखाओ नहीं, ना बोले तो कहो चुप है, बोल दे तो मजाक उड़ाओ। आपको एक और उदाहरण देता हूं। यह एक और नेता का घर है, चंद्रशेखर आजाद रावण का। ना तो इनकी पार्टी के 50 विधायक हैं, ना 20 सांसद। पार्टी ही मार्च में बनी, इसके बाद भी चंद्रशेखर रावण को घर में बंद रहने को कहा गया है। जो नोटिस दिया गया है उसमें लिखा है कि आपको अवगत कराना है कि जनपद में धारा 144 सीआरपीसी लागू है। विश्वसनीय सूत्रों से संज्ञान में आया है कि आपके भ्रमण तथा आचरण से भीड़ एकत्रित हो रही है, जिससे जन सामान्य में शांति भंग का खतरा हो रहा है, किसी अप्रिय घटना की आशंका है। अतः आपको अवगत कराना है कि वर्तमान में आप अपने घर पर ही मौजूद रहेंगे। यदि इस नोटिस के बाद भी आपके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता है तो आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। एक नई सी पार्टी के नेता के भ्रमण पर यूपी को इतना खतरा है तो सोचिए विपक्ष को घर से ना निकलने देने पर कितना पहरा होगा। उत्तर प्रदेश में तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी चल रही है। मुझे घर पर बंद किया गया है, मेरे घर को छावनी बनाया गया है, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप है कि मैं बाहर जाऊंगा तो न्याय व्यवस्था बिगड़ सकती है। न्याय व्यवस्था तो बिगड़ इसलिए रही कि मुख्यमंत्री अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधी सत्ता के संरक्षण में लगातार अपराध कर रहे हैं। हाथरस के बाद भी आजमगढ़ की घटना, बलरामपुर की घटना, बुलंदशहरी घटना इस बात की गवाही दे रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध जो है वो चरम सीमा पर है। सीपीएम, सीपीआई से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने हाथरस की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, बयान जारी किए हैं। समाजवादी पार्टी के सभी सांगठनिक इकाइयों ने कल ट्वीट किया था, 30 सितंबर को प्रदर्शन किए थे और उनके कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ था। लखनऊ में कैंडल मार्च निकला है। दरअसल जिस वक्त मीडिया को यह दिखाना था कि हाथरस की पीड़िता के इंसाफ के लिए विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, तब सरकार की पुलिस लाठियां बरसा रही थी। तब ट्विटर पर खाली टाइम पास करने वाले संपादक और आर्टिकल लिखने वाले लोग इस सवाल का उत्पादन और वितरण कर रहे थे कि विपक्ष कहां है। 29 सितंबर की प्रेस रिलीज के अनुसार सपा नेताओं को हाथरस के पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो साफ साफ कहा कि इस तरह से शव को जला देना पीड़िता के साथ सिस्टम का बलात्कार है। फिर भी मीडिया विपक्ष ढूंढ रहा है। जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो इस देश के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है, खास तौर से उन मीडिया वालों की जिम्मेदारी जो अपने आप को राष्ट्रीय चैनल कहते हैं और जो अपने आप को नंबर 1, 2, 3, 4 का चैनल गिनवाते हैं, उन्होंने क्या किया है पिछले 2-3 महीनों में? उनको भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किस मुद्दे को मुद्दा बनाया जो गैर मुद्दे थे, जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे नहीं थे, जो सेलिब्रिटी स्टेटस के नाते हो सकता है उस पर टीआरपी मिलती हो आपको, लेकिन इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे नहीं थे। राजनीतिक दल ही नहीं, अन्य संगठन भी, सामान्य लोग भी इस घटना को लेकर सामान्य प्रतिक्रियाएं जता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में पत्र लिखा है और जांच की मांग की है। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अपने माननीय न्यायाधीशों को एक पत्र लिखा है, हम 50 महिला वकीलों ने, क्योंकि हमारे अनुसार इस देश में हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो सबसे सुप्रीम मॉरल और लीगल अथॉरिटी हैं, और हमने उनसे यह रिक्वेस्ट की है कि ये एक इतनी गलत हरकत है, इतनी घिनौनी हरकत है, इतनी गैरकानूनी हरकत है कि एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो कि अभी भी हाईकोर्ट में हैं, वो इसकी इंक्वायरी करें, इसकी जानकारी प्राप्त करें, और जिसने भी इस लड़की की के देहांत के बाद उसका इस तरह फोर्स्ड क्रिमेशन किया है और क्यों किया है, और इसके रेप केस में इंक्वायरी में डिले क्यों हुआ है, अभी तक ये पता क्यों नहीं चल रहा कि ये रेप विक्टिम थी या नहीं थी, इसकी इंक्वायरी करें और ये पब्लिक में लाएं। ऐसी आवाजें भी विपक्ष हैं, आम लोग भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भी विपक्ष हैं। विपक्ष आगरा के सफाई कर्मी भी हैं, जिन्होंने हाथरस की घटना के विरोध में चौराहे पर कूड़ा डालकर विरोध किया और नारे लगाए। पुलिस ने इन्हें समझाकर अलग कर लिया, मगर क्या ये विपक्ष नहीं है? क्या ये उस जनता में नहीं गिने जाएंगे जो बोलने का जोखिम उठाती है? हमेशा उन्हीं को क्यों गिना जाए जो बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सके और डर गए? कई बार विपक्ष सरकार के भीतर से भी बनता है। चुप रहने वाले सांसद आपस में ग्रुप चैट करने लगते हैं, अमित शाह जी को मत दिखाना कि गलत हो रहा है, मगर उन्हीं में से कुछ बाहर आकर बोलने लगते हैं। अब ये और बात है कि पार्टी ने कहा या उनकी अंतरात्मा ने। सबसे पहले बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और इंसाफ की बात की। उसके बाद बीजेपी के 4 अन्य सांसदों ने भी बयान दिया कि गलत हुआ है, इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इनके नाम है विनोद सोनकर, कौशल किशोर, अशोक कुमार रावत और उपेंद्र सिंह रावत। इसके अलावा चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करने की औपचारिकता निभाई। जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की। क्या यह कोई नई लाइन तैयार की जा रही है कि सारा दोष अधिकारियों पर डालो और सरकार को बचाओ? क्या कार्रवाई अब हो सकेगी? इसके बाद भी बीजेपी के मंत्री का बयान इन चिंताओं के कितना अनुकूल है, आप खुद सुन लें। जो एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो फोटो ऑप ही हो रहा है, न ही कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता उनकी तरफ से या प्रियंका गांधी जी की तरफ से दिख रही है। आप सब्र नहीं है, क्योंकि आपका फोटो ऑप का जो पीरियड है वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी आपका निकल जाएगा, इसलिए आप 2 दिन या 3 दिन वेट नहीं कर सकते, और आप आज ये पूरा का पूरा आपने एक ड्रामा रचा है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। कानून के जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं, मगर इस पर बहस फिर कभी। जिलाधिकारी जी जो कह रहे हैं वो आप सुन लें। ऐसी हालत में विपक्ष सड़क पर पैदल नहीं चल सकता है और प्रेस आप तक जानकारी नहीं ला सकेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि डीएम साहब बदल गए तो क्या होगा। आईएएस की सेवा में समाज बदलने आए होंगे, इंटरव्यू में यही कहा होगा रिजल्ट आने पर। खुद बदलने का यह संवैधानिक संदेश
आप जनता तक भी पहुंचे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। ये मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। विपक्ष होना ही अपने आप में सब नहीं होता है, सब कुछ नैतिक नहीं होता कि आप विपक्ष में हैं, लेकिन उसकी अपनी कमजोरियां से कहीं ज्यादा घातक होता है सरकार को बचाने के लिए विपक्ष को गायब कर देना। वैसे भी सबके पास 1 रुपया होता नहीं है कि अदालत पर टिप्पणी कर दें और मानहानि का मुकदमा झेल लें। आपने टेलीग्राफ अखबार का फ्रंट पेज तो देखा ही होगा। बाकी ब्रेक लेते हैं। हाथरस की चिता की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश से रेप की 3 और घटनाएं सामने आ गईं। बुलंदशहर, बलरामपुर और आजमगढ़ में घटनाएं हुई हैं। आजमगढ़ और बुलंदशहर में नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बलरामपुर में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी मौत हो गई। छात्रा कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी जब उसका अपहरण किया गया और शाम को बेहोशी की हालत में घर पहुंची। परिवार उसे अस्पताल लेकर गए मगर जान नहीं बच सकी। 2 आरोपी इस मामले भी गिरफ्तार हैं। हाथरस के ही सादाबाद में 4 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार की एक घटना सामने आई है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस के पास जब मदद के लिए गए तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया। वो किस हाल में है, अदनान की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पिछड़ी जाति की 22 साल की एक युवती से पहले सामूहिक बलात्कार और फिर मारपीट। पीड़ित युवती ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि मंगलवार को पीड़ित युवती सुबह डिग्री कॉलेज में दाखिला लेने घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया। उसे नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया और फिर उसे बलात्कार का शिकार बनाया। उसे काफी मारा पीटा भी गया। शाम तक उसके साथ ये हैवानियत होती रही और फिर शाम 7 बजे पीड़िता को एक ई रिक्शे से घर भेज दिया। बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं, बहुत पूछे कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही है मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल। परिवार वाले पीड़िता को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि परिवार ने जिन 2 आरोपियों के खिलाफ केस लिखवाया है उन्हें गैंगरेप और हत्याओं की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस ने पैर और कमर टूटने की खबरों का खंडन किया। पुलिस ने कहा कि ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित नहीं हुई। कुछ मीडिया चैनल्स में ऐसी खबर चल रही थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर और कमर तोड़ दिए गए थे, तो ऐसा पोस्टमार्टम में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। उधर लखनऊ से 220 किलोमीटर दूर आजमगढ़ में 8 साल की एक नन्ही बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई। यही नहीं, बच्ची को मारा पीटा भी गया। पुलिस ने मामले में आरोपी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो पीड़िता का ही पड़ोसी था। उधर पीड़ित बच्ची का इलाज बनारस के एक अस्पताल में चल रहा है। हैवानियत की ऐसी एक घटना पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में भी सामने आई। यहाँ पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक बदमाश ने उनकी नाबालिग बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप किया। बच्ची बेहोश हो गई। पिता जब तक बच्ची तक पहुंचे तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने पिता की शिकायत पर रेप का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रेप करने के संबंध में एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका पड़ोसी लड़का रिजवान है जो लगभग 20 साल का है, उसके द्वारा रात में उनकी बेटी के साथ रेप किया गया। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर ककोर मौके पर गए, छानबीन की।
जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, अभियोग दर्ज कर लिया गया है, अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इस बीच एक लड़की के गैंगरेप और हत्या से उबल रहे हाथरस की ही एक और बच्ची के साथ अलीगढ़ में उसके ही परिवार के एक लड़के द्वारा रेप का केस सामने आया है। हाथरस की रहने वाली इस बच्ची की मां का निधन हो चुका था। उसके बाद पीड़ित 4 साल की बच्ची और उसकी 9 साल की बहन को उसकी मौसी अपने साथ अलीगढ़ ले आई। पिता ने बेटियों की देखभाल के लिए उन्हें मौसी को सौंपा था, लेकिन पिता को जब किसी ने बताया कि बेटियों के साथ मौसी के घर बहुत खराब सलूक हो रहा है तो वो उन्हें लेने आ गया। तब उसे पता चला कि उसकी 4 साल की बच्ची को उसकी मौसी के ही नाबालिग बेटे ने अपनी हवस का शिकार बनाया। पिता ने इगलास थाने में केस दर्ज कराया। इस बीच पीड़ित बच्ची को अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी मां फरार है। पुलिस में रिपोर्ट की है, अब मुझे उस दिन से मालूम नहीं है क्या हो रहा है। एक काम वाले तो कहते हैं, वहाँ से फोन आते हैं कि कोई कुछ नहीं हो रहा है, एक लड़का जेल भेज दिया है कस से और कुछ नहीं हो रहा है, वो बस और कोई नहीं ढूंढ रही नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा। यूपी में रेप और हत्या की ये घटनाएं जैसे थमने में नहीं आ रही। भदोई जिले में 14 साल की एक दलित लड़की की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। उसका शव बाजरे के खेत से बरामद हुआ। पुलिस को शक है कि रेप के बाद हत्या की गई है। मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। तो डॉक्टर देखे कहे तो मर गई है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। तो हम कहे पहले बड़े भैया से हम अपने पूछ ले, तब फिर बताए, तो हम लेके चले आए घर पे। और जब आए देखे हम तो वहाँ जिस जगह मारी थी उस जगह गए देखे तो हम 4-5 पत्थर पड़े थे अद्धे, और वो तो मर गई। क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है वो खेत के लिए शौच के लिए गई थी, किसी ने अपना दुष्कर्म के हिसाब से उसे मारा है। भाई अब दुश्मनी का भी बदला हो सकता है। लगभग 3 बजे कंट्रोल रूम को सूचना गई थी कि एक लड़की शौच के लिए गई थी बाजरे के खेत में और उसकी जो है हत्या कर दी गई है। तो उनके जो चाचा हैं उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने बताया कि सर वो यहाँ पर आई थी, जब करीब वो आधा घंटे पौन घंटे नहीं लौटी तो इन्होंने खोज खबर ली उसकी। जब उन्होंने खोजा तो देखा कि वो उसको किसी ने सर कूच दिया था उसका ईंटों से और डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद वो उसे डॉक्टर एन सिंह हैं मिर्जापुर तिराहे पर वहाँ ले गए थे। उन्होंने बता दिया था कि बच्ची की मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद वो डेड बॉडी यहाँ ले आए हैं। अब हम बच्ची की उम्र कितना है, क्या लगता है सर हत्या करने का कारण क्या हो सकता है इसमें? देखिए बच्ची की उम्र 14 साल करीब है जो बताई गई है मुझे, और इसमें रेप हो सकता है क्योंकि और बच्ची के मारने का कोई रीज़न नहीं हो सकता है, कोई उसकी दुश्मनी नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी जो अंतिम पुष्टि है वो पोस्टमार्टम कराने के बाद ही हो पाएगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण, रेप और हत्या की ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि समाज में कानून का डर जैसे खत्म हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार तो काफ़ी हद तक जिम्मेदार मानी ही जाएगी, लेकिन हमारा समाज भी कम जिम्मेदार नहीं है, जो लड़की को हमेशा कमतर मानता है, कमज़ोर मानता आया है और बेजुबान मानता आया है। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपनी लड़कियों को ही नहीं अपने लड़कों को भी समझाना और सुधारना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द एक मरते समाज का हिस्सा भर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।